नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीएचएसएल का हम कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 24। आज के वीडियो में हम सब देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ। 24 मई 2022 शिफ्ट फर्स्ट के सारे कंप्लीट सेट देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट देखने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस का लेवल भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के आजकल के पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। और कंप्लीट हम लोग सेट डिस्कस करने वाले हैं। जो 25 क्वेश्चंस आए थे वो पूरे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वक्त बिना खराब किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो पहला सवाल था सिंप्लीफिकेशन का डियर, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए ये भी बोर्ड मास रूल पे आधारित सवाल था। इसको कैसे सॉल्व करते, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बार पे हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पर डियर 9 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस, यहाँ देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, तो 9 में से 3 गया, यहाँ पर आ गया 6। अब ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब ये कंप्लीट यहाँ से इसको माइनस कर दे तो ये 9 चला जाएगा। 20 में से 9 गया 11, अब कंप्लीट अगर बात करें तो 11 चला गया। 10 में से 11 गया -1 और 9 में से -1 जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर 10। तो ये क्वेश्चंस करने का सबसे फास्ट अप्रोच होगा। लेकिन अभी जो लोग अगर नहीं समझ पाए इस बात को, कोई बात नहीं, आप यहां से समझिए। सबसे पहले हमें ये बार पे काम करना होगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉलर ब्रैकेट पे, छोटी ब्रैकेट पे काम करना होगा। अब समझने का कोशिश करिए, अगर 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 20 में से 9 गया 11। तो डियर समझने का प्रयास करिए, 9 माइनस 10 में से 11 जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 10। तो यहां से आंसर लगा दीजिएगा 10। बड़ी आराम से इसका आंसर आ गया 10, इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 42 से डिविजिबल है। 42 से कौन कटता है, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है और 42 से कौन कट रहा है। अब यहां समझिएगा, 42 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 6, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा संख्या 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने के लिए, 3 से कटने का नियम होता है कि अंकों को जोड़ने पे जो आएगा, जो डिजिट का सम होगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ से 5 4 9 3 2 5, ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। 5 4 9 4 4 8, ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 5 4 9 4 2 6, ये 3 के टेबल में आ रहा है और ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। मतलब इसके अंकों को जोड़ने पे 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अब इन दोनों में से आंसर कुछ भी हो सकता है। अब यहां समझिए कि कोई संख्या 7 से कैसे कटता है। 7 से कटने का नियम होता है कि 3 3 की ग्रुपिंग कर लीजिए। तो यहां से 3 की ग्रुपिंग कर लिए तो 242, और यहां से 3 की ग्रुपिंग करेंगे तो 25 के पहले 0 लगा दीजिए और माइनस कर लेते हैं। तो डियर यहां से बनेगा 217, और 217 7 से पूरी तरह से कट रहा है, मतलब ये नंबर 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगर हम इसे चेक करें तो 212 में से 25 को माइनस कर लीजिए, तो डियर यहां से 187। अब 187 187 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं। अब ये सवाल देखने का प्रयास करिएगा। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब स्टूडेंट जितने हैं उसमें से 70% लड़कियां हैं, और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना हो
तो बताइए कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। अब ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि क्लास में टोटल विद्यार्थी 100 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि क्लास में 100 लोग हैं। अब इस 100 का 70%, इस 100 का 70%, तो बताइए 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट अगर 100 है, इसमें से लड़कियां कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 का 70%, 70 लड़कियां हैं। और जितनी लड़कियां हैं उसका 70%, जितनी लड़कियां हैं उसका 70%, तो 70 का जब 70% निकालेंगे, 70 का जब 70% मतलब नीचे 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो 70 का 70% मतलब 49। तो जो 49 लड़कियां हैं वो शॉकर यहां से पसंद करती हैं, समझने का प्रयास करिएगा। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लड़कियां कितनी हैं जो शॉकर पसंद करती हैं, 98। मतलब ये 49 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 98। तो यहां से 49 से काट दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगा 2। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 बन गया तो बताइए कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो क्लास में टोटल 100 लोग हैं, इसका मतलब है कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए था। तो 100 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अर्थ है कि 200 विद्यार्थी थे, तो क्लास में विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 200। ये एक अप्रोच है। अगर दूसरा अप्रोच लगाना चाहते हैं तो उसको समझ जाइए कि क्लास में मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी x हैं और इसका 70%, तो इसका 70% हो जाएगा 70/100। तो ये लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थी x का 70%, इतनी लड़कियां हैं, और जितनी लड़कियां हैं उसका 70%, और इतने जो लड़कियां हैं उसका 70% शॉकर खेलती हैं, मतलब 98 पसंद करती हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0। 7 और 7 49 का टेबल 2 बार पढ़ लिए, तो कैंची गुणा कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगा 200, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या रहा होगा 200। तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, कह रहा है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय, यहां देखिए 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन बाय द मिस्टेक उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताना है कि उसके कैलकुलेशन में कितना एरर आ गया, मतलब उसने कैलकुलेशन में कितने परसेंट त्रुटि कर दी, कितने परसेंट की गड़बड़ कर दी। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक तरीका सिखाता हूं। जो नंबर है उसे नंबर को हम क्या माने, जैसे एक विद्यार्थी को बोला गया कि कोई नंबर में 5/3 का मल्टीप्लाई करो, हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, लेकिन बाय द मिस्टेक उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझने का कोशिश करिएगा कि एक विद्यार्थी को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से कर दिया। तो आप नंबर क्या मानेंगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम 15, मतलब संख्या को हम मान लेंगे 15। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 5 बार में 5 5 25। इसका मतलब है कि वास्तविक में जो परिणाम आना था, रिजल्ट आना था, 25 आना था, लेकिन इसने 15 में 3/5 से गुणा कर दिया। इसका मतलब है कि रिजल्ट आ रहा है 9। तो बताइए 25 आना था, रिजल्ट 9 आ रहा है, तो कितनी कमी आ गई, 16 की कमी आ गई। और रिजल्ट में 16 की कमी आ गई, किसके सापेक्ष में, 25 के सापेक्ष में। 100 से गुणा कर दीजिए तो 64%, 64% रिजल्ट में कमी आई होगी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका सिखाता हूं, समझिएगा। उस विद्यार्थी को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 25, मतलब रिजल्ट आना था 25, लेकिन 3 तिहाई 9, लेकिन रिजल्ट आया कितना, 9। 25 आना था, 9 आ गया, मतलब 16 की कमी आ गई, किस पे, 25 पे। परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए तो 64% की कमी आ गई। तो ये है हमारा मैजिकल ट्रिक। दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चंस को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है डिगर, बहुत आराम से एक एक बात समझाने वाला हूं, बस समझते चलिए। कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों
पे इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदते हैं 2 मुफ्त पाए जाते हैं। अब आप समझिए कि फ्री वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि छूट का परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो हमेशा ऊपर में लिख दीजिए कि फ्री मतलब मुफ्त अपॉन टोटल, फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। अगर कभी भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो फ्री वाले आइटम पे, कि अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिलता हो, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट परसेंट फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। अब समझिएगा, आप बाजार गए, आप 3 चीज खरीदे, आपने पैसा केवल 3 चीज के लिए दिए। पता चला, मान लो आपने 3 साबुन का पैसा दिए और आपको 2 साबुन मुफ्त मिल गया। कहने का मतलब है कि आपको टोटल जो साबुन मिला वो 5 मिल गया, लेकिन पैसा केवल आपने 3 के पे किए थे, तो 2 साबुन आपको फोकट के मिल गए। मतलब आपने 5 खरीदे तो 2 आपको फोकट के मिल गए, क्योंकि 3 का ही पैसा आपने जमा किया। और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से काट दें। इसका मतलब है कि 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट लगा के आगे जाइएगा, 40% का डिस्काउंट रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। देखिएगा, बहुत कायदे से समझते चलिए, सारे पेपर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा कि एक आदमी ने 24,500 रुपए का एक सेलफोन खरीदा। ठीक है, सेलफोन खरीदा, ये सीपी दे दिया, और उसे बिक्री मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। समझिएगा, बिक्री मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तो सबसे पहले समझना है 12.5% का मतलब होता है 1/8। बिक्री मूल्य मतलब उसने एसपी पर प्रॉफिट कमाया है, उसने बेच कर प्रॉफिट कमाया, बिक्री मूल्य पर प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब है कि 1 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है, किस पे? बेचकर, 8 रुपए पे बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो कोई आदमी पहले खरीदा होगा फिर बेचा होगा, तो बताइए कितने में बेचा? 8 में। अगर उसने 8 में बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब है कि 1 रुपया सस्ता खरीदा होगा। अगर कोई 8 रुपए में बेचकर ये बोल रहा है कि 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब है 1 रुपया वो सस्ता खरीद के लाया होगा। जबकि आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, उसने खरीदा है 7 में नहीं, इस 7 की वैल्यू दिया है 24,500। तो 7 को 24,500 बनाने के लिए 7 तिया 21, 7 पचे 35, 3500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 700 में, तो 3500 का मल्टीप्लाई 8 में भी करना चाहिए। और जैसे ही डियर 3500 का 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2800, यहाँ 28,000 आ जाएगा। तो 28,000 लगा के आगे बढ़ जाइएगा। उसने उस वस्तु को 28,000 रुपए में बेचा होगा, 2800 रुपीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है कि 15 और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तृतीय समानुपात थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो जब भी थर्ड प्रपोर्शन पूछे, इसमें 3 ही लोग होते हैं, ए बी और सी। तो ये पहला हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। लेकिन डियर समझिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बीच वाले जो वैल्यू होते हैं ना दोनों बराबर होते हैं। तो ए बी बी और थर्ड वाले को हम मान लेते हैं अपने मन से सी। अब ए में क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई करिए, बी में बी का मल्टीप्लाई करिए। तो ए में क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में बी से बी स्क्वायर, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए। सिंपल सी शब्दों में समझिए कि अगर कभी भी ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो तो आपको बी का स्क्वायर करके इसको डिवाइड दे देना है, सिंपल सा। अगर मुझे 15-24 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो मैं 24 का स्क्वायर कर दूंगा, 24 का स्क्वायर कर दूंगा, 15 से डिवाइड दे दूंगा। तो 3 का टेबल 5 बार, 3 का टेबल 8 बार। और यहां से मेरे प्यारे साथी 192 को 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 40, 28, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5। तो ये हो गया हमारा किस तरह से थर्ड प्रपोर्शन निकाला जाता है, यहां से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे कंप्लीट पेपर का क्वेश्चन आपसे एनालिसिस करवा रहा हूं। एक समूह की औसत आयु
4 साल बढ़ जाती है। कह रहा कि एक ग्रुप है जिसकी एवरेज एज 4 साल बढ़ जाती है जब उस समूह में 32 साल वाले व्यक्ति के स्थान पे 56 वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। कहना है कि 32 वाला को हटाकर, देखिए जिसे हटाया गया उसको माइनस करिए और जिसे शामिल किया गया उसे प्लस करिए। इसका मतलब है कि अगर 32 वाले को निकालकर 56 वाले को शामिल किया गया तो आप जिस ग्रुप में लोग हटाकर जिसको शामिल कर रहे हैं उस ग्रुप में 24 साल उम्र बढ़ जाएगा। अगर आपने सपोज करिए कि आपके पास एक ग्रुप है, उसमें से 24 साल वाले को हटाकर एक 56 साल वाले आदमी को, यहाँ देखिए 32 वाले को हटाकर 56 वाले को ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ग्रुप में 24 साल उम्र बढ़ जाएगा। और ये 24 साल उम्र 4 साल एवरेज बढ़ा रहा है, 4 साल एवरेज बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि 24 साल हर आदमी के उम्र को 4-4 साल बढ़ा दे रहा है। एवरेज 4 साल बढ़ने का मतलब जितने भी ग्रुप में लोग होंगे सभी के उम्र में 4-4 साल की वृद्धि हुई होगी। तो 24 साल हमारा उम्र बढ़ गया और वही 24 4-4-4-4 बढ़ाने का काम किया होगा। तो 4 से डिवाइड मार दीजिए। इसका मतलब है कि उस समूह में टोटल 6 लोग रहे होंगे, उस ग्रुप में 6 लोग रहे होंगे। तो आंसर लगा के आ जाएंगे कि ग्रुप में 6 लोग थे। टोटल कितने ग्रुप में लोग थे डियर? 6 लोग थे। 6 लोग को लगाकर आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए यहां देखिएगा, कह रहा कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 है। लड़का का जो एवरेज जो स्कोर है वो 26 है। हर लड़का 26 नंबर लाता है और लड़की जो है 36 लाती है। यहां पर समझिए, लड़की का एवरेज जो मार्क्स है, एवरेज जो स्कोर है वो 36 है। जब संयुक्त मतलब लड़का लड़की दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, दोनों के स्कोर को, तो उनका स्कोर 30 हो जाता है। तो लड़कियां कितनी हैं? अब देखिए, जब दोनों को संयुक्त कर दिया गया, लड़का लड़की दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों के स्कोर को मिक्स किया गया, तो यहां पर पूरी क्लास की बात होने लगी। एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाना सबको पता है, 36 में से 30 जाएगा 6, 30 में से 26 जाएगा 4, रेशियो बन जाएगा 2 का टेबल 3 बार, 2 का टेबल 2 बार। कहने का मतलब है कि लड़का की संख्या 3 है, लड़की की संख्या 2 है। लड़का 3 है, लड़की 2 है। जबकि क्वेश्चन पढ़ के देखिए, लड़का का संख्या 15 है, तो ये 3 यूनिट, लड़का का संख्या 3 यूनिट 15 को बता रहा है। तो 3 अगर 15 को बता रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 5। तो पूछा लड़की कितनी है, तो लड़की की संख्या है 2 यूनिट। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि बताइए लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां 2 यूनिट है। तो 2 में 5 का गुणा कर दीजिए 10, मतलब लड़की की संख्या हो गया 10। लड़की की संख्या डियर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। यहां पर लिख लेंगे बॉयज और यहां पर लिख लेंगे गर्ल्स। 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं, नीचे नंबर लिख दिया। गणित में लड़कों का औसत अंक मतलब एवरेज मार्क्स। लड़का का एवरेज मार्क्स आया है 89 और लड़की का एवरेज मार्क्स आया है 91। मतलब हर लड़का 89 मार्क्स लाया है और प्रत्येक लड़की 91 मार्क्स लाई है। तो कह रहा है कि गणित में पूरी कक्षा का औसत मार्क्स क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पूरी क्लास का मार्क्स बताना है, पूरी क्लास का मार्क्स बताना है, लड़का लड़की दोनों को संयुक्त बताना है। और लड़का का संख्या दिया हुआ है 29 और लड़की का संख्या दिया है 21। अब यहां पर समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं, यहां से बताता हूं किस तरह से हम यहां पर डेविएशन कंसेप्ट या डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। जब ये 89 है तो इसको 89 + 2 लिख सकते हैं। बताइए, यहां भी 89 दिख रहा है और यहां भी 89 दिख रहा है, तो 89 लिख लीजिए। अब ये +2, जो +2 है इसका 21 में गुणा करेंगे, +2 का 21 में गुणा करेंगे और दोनों रेशियो के सब में भाग दें। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब डियर 89 + 42 को 50 से भाग दीजिए। 50 से भाग देने का मतलब 100 का आधा, तो 100 का आधा मतलब 2 ऊपर चला गया। 84 को 100 से भाग देंगे, 84 को 100 से भाग देंगे तो ये बनेगा 89.84।
89.84 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 89.84 लगा के मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। तो पता लगा लेते हैं कि आखिर जिस काम को ये दोनों कर रहे हैं वो काम क्या है। तो 12 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, मतलब ये दोनों 36 काम को कर रहे हैं। अब कोई 36 काम हमारा टोटल वर्क है, इस 36 काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। और ये 36 दिन में 36 काम कर रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 36 को 36 से भाग दे दीजिए 1। तो क्वेश्चन है कि बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो काम 36 ही है, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की कार्य क्षमता या कार्य कुशलता जुड़ जाएगा। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 1 काम, तो दोनों को जोड़ दें तो एक दिन में 4 काम। इसका मतलब है कि टोटल काम को समाप्त होने में दोनों मिलकर 9 दिन का समय लेंगे। दोनों मिलकर काम को समाप्त होने में 9 दिन का समय लेंगे और हमारा काम हो जाएगा फिनिश डियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल की ओर समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। जितने बजे पहुंचना था उससे 25 मिनट विलंब हो गया। अगले दिन वो अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब पिछले दिन की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। फिर भी कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसका कॉलेज घर से कितनी दूरी पर है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले पहला दिन वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर से निकला, ये उसकी स्पीड थी, इस रफ्तार से निकला था, ये इसकी रफ्तार था। लेकिन अगला दिन उसने अपनी रफ्तार को बढ़ा के 10 बढ़ा दिया। तो 10 बढ़ा दिया तो पहले 40 पे 10 बढ़ा दे तो दूसरा दिन हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा, 50 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200, मतलब 200 किलोमीटर हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस को। तो उसके घर से स्कूल की दूरी मैं मान लेता हूं कि 200 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी थी। और दूरी को अगर स्पीड से भाग दे देते हैं तो टाइम निकल जाएगा। इसका मतलब है कि 200 को 40 से भाग देंगे तो 5 यूनिट टाइम ले रहा है जाने में, और आते वक्त या दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन इतनी दूरी चल रहा है 4 यूनिट टाइम में। दोनों टाइम के घटा दीजिए, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस लीजिए। समझिए डिफरेंस क्यों ले रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को 10 बजे पहुंचना था और वो 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब है 10:25 पे पहुंच रहा है। फिर अगले दिन उसने रफ्तार बढ़ा दिया तो 10 मिनट विलंब हो गया, मतलब 10 बजे पहुंचना था तो वो पहुंच रहा है 10:10 पे। तो बताइए अगले दिन और उसके नेक्स्ट दिन दोनों के समय में कितने का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे 10:25 और 10:10 में 15 मिनट का डिफरेंस है। तो सीधा सीधा 25 में से 10 घटा दीजिए, 15 का टाइम का गैप है। तो 5 में से 4 घटा देते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट मेरे प्यारे साथी, 15 मिनट को अगर हम 60 से भाग दे दें तो इसका मतलब है 1/4 घंटे। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, मतलब 1 घंटे का चौथा भाग। तो बताइए उसका घर और कॉलेज की दूरी कितना है। तो मैंने डिस्टेंस 200 यूनिट माना था, तो 200 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 200 गुणे 1/4। तो 200 को 4 से भाग दे देंगे 50। इसका मतलब है कि उसके घर से कॉलेज की दूरी जो हो जाएगा वो 50 किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे साथी बहुत बढ़िया से सारी सवाल को समझते चलिए, सारे चुनिंदे सवाल हैं, बहुत बढ़िया, आपको मजा आने वाला है। एक एक बात मैं बहुत ही इज्जत से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चंस देखकर डरिएगा मत, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज यूज किया था। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया था, मतलब कोई भी वस्तु 300 पे बेची जा रही थी। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लीयरेंस सेल की पेशकश कर रहा था जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी, मतलब 3 खरीदते हैं तो एक मुफ्त दिया जा रहा था। इसके अलावा 10,000 के ऊपर से अधिक खरीदारी करने पे किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे एक मुफ्त योजना दे राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती थी। अगर वो 10,000 से ऊपर की कोई चीज खरीदेगा तो 3 चीज खरीदेगा, एक मुफ्त मिलेगा, इसके साथ साथ 10% का और डिस्काउंट मिलेगा।
तो रमेश जी ने, एक रमेश जी हैं, उन्होंने खरीदारी 18,000 रुपए के की, तो बताना है कि उसका जो इफेक्टिव डिस्काउंट है या नेट डिस्काउंट है या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने परसेंट का छूट मिला, समझने का प्रयास करिएगा। 3 वस्तु पे 1 रुपए का मुफ्त मिला, तो एक वस्तु मुफ्त मिला 3 खरीदने पे, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 25% का छूट इसको पहले मिल गया। और अगर वो 18,000 मतलब 10,000 के ऊपर खरीदारी कर रहा है तो साथ ही साथ 10% का और मिलेगा, तो उसको 2 क्रमागत छूट मिले हैं, 25% और 10%। तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो आपको पता है कि जब भी किसी वस्तु पे 2 क्रमागत छूट मिलता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इन दोनों को क्या करिए, जोड़िए, 25 + 10 माइनस 25 × 10/100, तो ये होता है फॉर्मूला। अब डियर समझने का कोशिश करिए, कट गया, इन दोनों को जोड़ने पे 35, 35 में से ढाई जाएगा, 35 में से ढाई जाएगा तो यहाँ से 32.5, मतलब डियर 32.5। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, 25 + 10 माइनस 25 × 10/100, यही होता है डियर। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि 25 और इन दोनों को जोड़ने पे बना 35, और 35 में से जब ढाई घटाएंगे तो यहाँ से 32.5 लगा के आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये देखिए एक SICI का सवाल है, किस्त वाला, इंस्टॉलमेंट वाला। 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, मतलब 2 अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली किस्तों में चुकाना है। अब यहाँ अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की कितनी वैल्यू होगी, समझने की कोशिश करिएगा। ये 1 साल में रेट कितना दिया है, हमें रेट दिया है, दर दिया है 8%, दर दिया है 8%, लेकिन समझने की बात है कि 8% रेट दिया है 1 साल के लिए, हमें अर्धवार्षिक चाहिए 6 महीने के लिए, मतलब हाफ, तो इसका आधा कर दीजिए, तो दर हो गया 4%। 4% का मतलब 1/25, तो 25 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपया, 25 रुपये पे 1 रुपया अगर हम बताएं, 1 रुपया बढ़ा के बताएं तो हमें मिलेगा 25 पे 1 रुपये का मिलेगा किस्त। तो ये हमारा पैसा हो गया और ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। तो बताइए 25 की चीज 1 रुपया बढ़ाकर 26 में गया, ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया पहले साल का। और देखिए 2 बराबर किस्तों में, तो जब दूसरे साल की बात करेंगे तो 25 का स्क्वायर निकाल देंगे और ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 हो गया, 25 का स्क्वायर होता है 625। समझने का कोशिश करिए, किस्त हर साल बराबर जा रहा है, तो ये 676 बनाने के लिए 26 का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, 26 का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए। जैसे ही हम 26 में 25 का गुणा करेंगे तो यहां से 4 का टेबल लगा दीजिए, 4 × 24, 4 × 5 = 20, 650। अब ये 650 और 625 को जोड़ दें तो यहां से मेरे प्यारे साथी बनेगा 1275। तो 1275 यूनिट बताएगा 8,925 को, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, इसको काट दीजिए 7 बार में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए हमारा हर किस्त की वैल्यू कितनी होगी, तो एक किस्त का मान है 676, तो 676 में 7 का गुणा कर दीजिए, 676 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 × 6 = 42 का 2, 7 × 6 = 42, 2 4, 7 × 3 हो जाएगा, और यहाँ से 4732 आंसर आ जाएगा। 4732 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अब ये बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। देखिए क्या कह रहा है, आपको सिंपली एक चीज समझना है कि a² - b² बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहां देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है 36p² + 49q², और ये 6p + 7q, 6p - 7k, तो a + b a - b, तो ये हो जाएगा 6p का होल स्क्वायर माइनस 7q का होल स्क्वायर। तो ये देख लीजिए 36p²
प्लस 49q² 36p² माइनस 49q²। फिर से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा 36p² का होल स्क्वायर माइनस 49q² का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 p के पावर 4 माइनस, अब देखिए 1296 p के पावर 4 कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है 1296 ऑप्शन नंबर ए और सी। तो 1296 ए और सी में दिख रहा है, उसके बाद माइनस, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी 1296 पी के पावर 4 2401 क्यू के पावर 4, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बड़े आराम से सिंपल फॉर्मूला a² माइनस b² का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास 36 गुणे 18 गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो बताइए इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसको पिघलाकर छोटे छोटे टिकिया बनाए गए हैं, किसका, क्यूब का, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए एक घन का आयतन कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये एक छोटी सी घन बनाई है जिसका आयतन ये है। अब इस प्रकार के कितने घन बनाए गए हैं, तो मान लेते हैं इस प्रकार के, ये तो एक घन का वॉल्यूम है, इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, n छोटे छोटे घन बनाए गए, तो उस n की वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, तो 36 18 गुणे 12 कैंसिल कर दीजिए, 6 का टेबल 6 बार, 6 का टेबल 3 बार और 6 का टेबल 2 बार, तो यहां से आंसर बन जाएगा 36। तो टोटल छोटे छोटे 36 क्यूब बनेंगे, 36 क्यूब बनेंगे। चलिए तो टोटल 36 क्यूब बनेंगे डियर, 36। आइए इस सवाल को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। स्तंभ मतलब एक सिलेंडर है, एक ऐसे समझिए एक स्तंभ है, सिलेंडर है, इस टाइप का स्तंभ है। इसकी रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 11, आर की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया, इसका स्तंभ का ऊंचाई दे दिया आर की वैल्यू 21 मीटर। अब कह रहा है कि इसको बनाने के लिए कितनी मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, इसको अगर हमें बनाना है तो कितनी मटेरियल लगेगी, अगर इस चीज को बनाने में कितनी मटेरियल लगेगी, इसका मतलब है कि इसकी आयतन, इसकी वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा है, इसकी वॉल्यूम बताइए। और किसी भी सिलेंडर का, किसी भी बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसी भी बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 11 गुणे 11, एच हो जाएगा 21, 7 से कैंसिल कर देंगे 3 बार में। डियर समझने का प्रयास करिए, इस 22 को हम लिख सकते थे 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, ये देखिए 11 11 11, 11 को 3 बार करेंगे 1331, और 3 में 2 से कर दीजिए 6, तो 1331 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 कम 6, 6 तिया 18, 1 6 तिया, यहाँ से डियर 7986, 7986 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। 7986 देख लीजिए, सही है, एग्जैक्टली सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक समझते हैं। अगला सवाल देखिए फॉर्मूला के आधार पे है, एकदम सिंपल सा सवाल। देखिए देखिए क्या है सवाल, कह रहा कि एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ये आयतन दिया हुआ है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 तिया 20, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 243 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 729। डियर आर का वैल्यू हो जाएगा, यहां से देख लीजिए क्यूब रूट 729 का मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 729 मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, और क्यूब रूट का मतलब 3 के लिए सिंगल 9 निकाल लीजिए बाहर,
इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो रेडियस रहा होगा, त्रिज्या रहा होगा, वो 9 सेंटीमीटर का रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करने का प्रयास करिएगा। डियर ये सवाल देखिए, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इन तीनों को जोड़ने पे 0 बनाना है, तो मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ और इसे -2 मान लेता हूँ। तो एक में एक जोड़ेंगे 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। चलिए x की वैल्यू को 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और y की जगह 1 और z की जगह माइनस, तो -2 आ जाएगा। यहाँ देखिए y की जगह 1 और ये हो जाएगा 1/2। z -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/1 इंटू 1 1, तो ये बनेगा आधा माइनस का और आधा माइनस का मिलके -1 बन जाएंगे। तो -1 + 4 = 3, तो आंसर आ जाएगा 3। जहां पर डियर 3 दिख जाएगा आंसर लगा के आ जाइएगा। 3 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और तरीका आपको सिखाता हूं, इसके अलावा एक तरीका और है, वो भी सिखा देते कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो याद रखिएगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर होता है 3xyz। a³ प्लस b³ प्लस c³ होता है 3xyz, 3xyz। अब डियर जैसे xyz को नीचे लाएंगे तो ये बनेगा xy अपॉन xyz, एक x से एक x कट जाएगा तो बनेगा x स्क्वायर अपॉन yz। इसी तरह से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन xz, और इसी तरह से सेम करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन xy, और ये बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। तो देखिए जो हमें पैटर्न दिया हुआ था उसकी डायरेक्ट वैल्यू 3 के बराबर आ गया। तो ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आइए देखते हैं, एक और अलजेब्रा का सवाल है, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरह से आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि mx के पावर m बराबर nx के पावर n। मैं क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब डियर समझने का प्रयास करिएगा, यहां से मैं क्या करता हूं कि x के पावर m बराबर m को नीचे लाइए तो n/m और x के पावर n, ये चीज हमें समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है उसको समझिए। 1/, x के पावर m की जगह मैं लिख सकता हूं n/m x के पावर n प्लस x के पावर n, प्लस 1/, x के पावर n की जगह लिख सकते हैं n/m x के पावर n, और माइनस x के पावर n। अगर हम x के पावर n को बाहर ले जाए, बाहर जैसी करेंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा। तो डियर समझने का प्रयास करिएगा, m ऊपर चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा और x के पावर n बाहर आएगा तो ये n प्लस m। इसी तरह से सेम अगर m को ऊपर भेज दें और x के पावर n को बाहर ले लें तो n माइनस m बनेगा। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे ना डियर, तो यहाँ से m/x के पावर n बाहर आ जाएगा, तो n माइनस और ये बन जाएगा 2n/n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है 2mn और नीचे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। केवल ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा मेरे प्यारे साथी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है डियर, ये देखिए एक त्रिभुज है ABC जिनकी भुजाएं दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ए के सामने स्मॉल a, बी के सामने स्मॉल b, सी के सामने स्मॉल c। ए का मान दिया हुआ है 5, बी का मान दिया है 7, सी का मान दिया है 3। अब आपसे पूछ रहा है कि चलिए कौन बी का मान बताइए। अब मेरे प्यारे भाई अगर आपके पास साइड दिया हो, आपके पास भुजा दिया हो और आपको एंगल निकालना हो, जैसे ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो वहां पर अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। अब क्या होता है कोसाइन रूल, अभी मैं समझाता हूं।
जो एंगल निकालना है उसका कॉस थीटा लिखिए, मतलब कॉस बी बराबर, अब बताइए इस कोण से कौन कौन से साइड लगा हुआ है, तो ये साइड लगा हुआ है और ये साइड लगा हुआ है, इन दोनों का स्क्वायर का सम निकालिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और माइनस करिए इसके सामने के साइड को, तो इसके सामने का साइड है 7, 7 के स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, और अपॉन 2 इंटू जो दोनों साइड लगे हुए थे उससे उन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 5। तो यहां से देखिए कॉस बी का मान हो जाएगा 25 प्लस 9 34, और 34 में से मेरे प्यारे भैया अगर 49 घटेगा तो -15, और ये हो जाएगा 30, तो ये देखिए -1/2, और कॉस बीटा का मान यहाँ बी मान लेते हैं, कॉस बी -1/2, इसका मतलब है कि जो कोण रहा होगा 120 डिग्री रहा होगा, 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये 1200 नहीं है डियर, ये 1200 नहीं है, 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में भी लगता है मिसप्रिंट दिया हुआ था, ये 150 डिग्री है, तो 120 डिग्री लगा के आगे बढ़ जाना था, 120 डिग्री। चलिए बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए एक अपनी एक इमारत है, ऐसे समझिए कि अपनी एक इमारत है। अब इमारत का जो ये है बेस, सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से, इमारत का बेस है, यहां से ये सीढ़ी का पांव है, ये सीढ़ी का पांव है जो कि 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई दिया है 25, ठीक है। डियर एक बात बताइए, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 7 24 25, 7 24 25। इसका मतलब है कि जो इमारत रहा होगा वो 24 मीटर का रहा होगा, तभी ये ट्रिपलेट बन पाएगा 7 24 25 का। यदि सीढ़ी को शीर्ष से 4 मीटर फिसला जाता है, अब जो शीर्ष है वहां से सीढ़ी नीचे आ गया, फिसल कर नीचे आ गया, 4 मीटर सीढ़ी फिसल कर नीचे आ गया, तो 4 मीटर जैसे फिसल के आएगा, अब सीढ़ी का शीर्ष यहाँ हो जाएगा और ये इधर की ओर घसक जाएगा। तो डियर ये घसक जाएगा, ऐसे समझने की कोशिश करिए। सीढ़ी जैसे ही 4 मीटर नीचे घस लेगा तो ये पीछे की ओर घसक जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताइए सीढ़ी कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये हमें बताना है कि कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, सीढ़ी कितना फिसल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जरा खुद सोच के विचारिए यहाँ से कि ये 7 है तो ये 24 रहा होगा, ये 25 हो गया, तो अगर टोटल हाइट इस मीनार का या इमारत का 24 है और ये 4 नीचे फिसल गया, तो ये वाला बताइए कितना रहा होगा, 20, ये 20 रहा होगा। मेरे प्यारे साथी एक ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपको, एक ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 20 और यहाँ देखिए 20 25 15, 20 25 15, मतलब 15 20 25, 15 20 25। तो अगर ये 20 है और सीढ़ी की जो हाइट है, मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है वो तो नहीं बदलेगा, सीढ़ी की पहले भी लंबाई 25 थी, जब फिसल गया होगा तभी ये सीढ़ी की लंबाई तो जो टोटल है 25 ही रहा होगा। तो यहां समझिए 15 20 25, तो ये टोटल जो रहा होगा ये 15 रहा होगा, टोटल 15 20 25, तो टोटल 15 के लिए ये 7 हो गया। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 8 मीटर। इसका मतलब है कि सीढ़ी 8 मीटर फिसल गया होगा, सीढ़ी 8 मीटर फिसल गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल था और बेसिक ट्रिपलेट इसमें इस्तेमाल किया है गया है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ आए। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चंस थे मैं सारा आपको डिस्कस कर दिया हूँ, एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए। अब जो डीआई वाले क्वेश्चंस है वो डीआई के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए डीआई के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, डीआई के भी बहुत सारे सवाल बने थे, डीआई का भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है डीआई के क्वेश्चंस, देखिए एक पाई चार्ट दिया है, 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है जिसके कुल जनसंख्या दिए हुए हैं, और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग अलग शहर का, MNOPQRS परसेंटेज दिया हुआ। अब इसके आधार पे क्या सवाल है, हाँ राज्य का नाम दिया है और यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो दिया है कि पुरुष और महिलाएं किस अनुपात में वहां पर रहती हैं। क्वेश्चन कह रहा है
कि राज्य पी में महिला की संख्या का राज्य एस में महिला की संख्या से अनुपात कितना है। राज्य पी में महिला की संख्या का, अब ध्यान से देखिएगा, राज्य पी में, तो अगर हम पी की बात करते हैं तो पी 6% है। 6% टोटल जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या का 6%, टोटल जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन का 6% कुल जनसंख्या है। अब उसमें से हमें फीमेल निकालना है। तो पी में देखिए, पी में पुरुष हैं 4 और महिलाएं हैं 5। इसका मतलब है कि अगर टोटल मेल और फीमेल टोटल 9 है तो उसमें से महिलाएं हैं 5, तो फीमेल है 5 टोटल में से 9 में से। अब यहां सोचिए, टोटल जो पॉपुलेशन है कुल जनसंख्या का 6% टोटल है, उसमें से 9 टोटल पॉपुलेशन में से 5 महिलाएं हैं। तो ये हम लोग निकाल लिए कि पी में, पी जो हमारा स्टेट है उसमें कितनी महिलाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस के अगला लाइन, देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि राज्य पी में महिला की संख्या का राज्य एस में महिला की संख्या से। अब हम एस की बात कर लेते हैं। एस को देखिए, तो एस में दिया है 13% टोटल जनसंख्या, और एस की बात करें तो महिलाएं हैं 5 टोटल 9 में से। क्लियर हो गया। अब डियर समझिएगा, यहां से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब रेशियो लेना है, तो यहां से 13% टोटल, 13% हमारा टोटल जनसंख्या का पॉपुलेशन है, उसमें से महिलाएं हैं 5 आउट ऑफ 9, टोटल 9 में से। अब रेशियो लेना है तो 5/9 से 5/9 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो आंसर बन जाएगा 6:13। तो 6:13 लगा के आ जाइएगा। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आएगा 6:13। 6:13 इस सवाल का आंसर होगा। और इस सवाल को आप सेकेंडों में खत्म कर सकते थे। देखिए कैसे, सेकेंडों में कैसे खत्म कर सकते थे। पी और एस की बात हो रहा है, पी और एस की बात हो रहा है, तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल रेशियो समान है। यहां पर भी महिलाएं उतनी ही हैं और यहां पर भी सेम है। तो टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का यहां पर भी फीमेल उतनी ही है और पी में भी और एस में भी। तो हम सिंपली केवल इनकी परसेंटेज वैल्यू से बता सकते हैं, केवल इनकी परसेंटेज वैल्यू से हम बता सकते हैं कि पी में कितने परसेंट थे, तो आप बोलेंगे पी में 6% थे, और एस में कितने थे, एस में 13% थे। तो सीधा सीधा रेशियो बोल सकते थे कि 6 और 13 आंसर आ जाएगा, 6 और 13 रेशियो आ जाएगा, क्योंकि वहां पर दोनों का रेशियो सेम दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 1992 से 96 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन, ये 92 है, 93, 94, 95, 96, अलग अलग कार का नाम है। कार ए बी सी डी ई। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1995 में प्रकार ए प्रकार की कार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। कहने का मतलब है कि ए प्रकार का कार देखिए, तो ए प्रकार का कार 1995 में, तो 95 में 190 है, 1995 में, यहाँ देखिए 1995 में 190 कार का उत्पादन होता है, 1995 में 190 कार का उत्पादन होता है। और विभिन्न अलग अलग वर्षों में उसका उत्पादन, अलग अलग वर्षों में उसका उत्पादन, मतलब 1992 में, 93 में, 94 में, 95 में, 96 में ए का उत्पादन। तो ए का उत्पादन 160, 160 में अगर 130 जोड़ेंगे 290, 290 में अगर हम जोड़े 500, 500 में अगर हम जोड़ते हैं तो 200, 800, और यहां से हो जाएगा 950। तो 190 1995 में मैन्युफैक्चर हुआ ए, और ये हमारा पूरे वर्षों में, पूरे वर्षों में, तो रेशियो बन जाएगा 19 25 95 1/5, और 100 से गुणा कर दीजिए, इसका मतलब है 20%। तो 20% हमारा आंसर आ जाना चाहिए 20%। तो 20% हमारा इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है मैं आप लोग के लिए होमवर्क पे छोड़ूंगा, ये देख लीजिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग कोशिश करिए। मैंने 2 DI सॉल्व कर दिए, ये आप लोग को होमवर्क पे रहेगा। ये इसका डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के आधार पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था।
और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर इसका रिप्लाई देंगे, जरूर कमेंट में हर कोई अपना आंसर देंगे। चलिए भाई, तो आज के लिए ये सेशन कैसा लगा और इसके आधार पे जो क्वेश्चंस थे कैसे थे ये जरूर बताइएगा। और फिर अपनी मुलाकात होगी अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। पूरे कंप्लीट मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, कंप्लीट 25 क्वेश्चंस। एसएससी सीएचएसएल का 21 का पेपर जो 2022 में हुआ, 24 जून, या ये जो पेपर था ना 24/5 का था, मतलब 24 मई के, 24 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के लिए सामने मैंने एनालिसिस करवाए हैं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों, भाइयों, साथियों, मित्रों में, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है उतनी ज़्यादा वृद्धि होती है। इसी कंसेप्ट और एजेंडा के तहत जरूर सेशन को शेयर करिएगा, दूर दूर तक लोगों को पहुंचाइएगा। और फिर हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में कंप्लीट 25 क्वेश्चंस लेकर। तो लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, जम के डटे रहिए। लव यू टू ऑल।